नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पर। तो बच्चों, इस सेशन के पहला जो कह सकते हैं कि एक डेमो लेक्शन है, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को मैं इस पूरे सत्र में, इस पूरे सेशन में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा सीयूईटी के एंट्रेंस के लिए। जैसे जैसी बातें मैं आपको बोलूँगा कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, जो जो स्टेप्स मैं आपको बोलूँगा, आपको बस उन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और उसके अलावा कुछ नहीं और करना है। जहाँ से क्वेश्चन लगाने को बोलेंगे वहाँ से क्वेश्चन लगाइएगा, जो स्टेप फॉलो करने को बोला जाएगा वो उन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। आपका सिलेक्शन पक्का होगा, जैसे इस वर्ष भी होने वाला है, इस साल भी कई बच्चों का होने वाला है। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। और सॉल्यूशन चैप्टर को एक और नाम से जानते हैं हम हिंदी में, जिसे हम बोलते हैं विलयन। ठीक, ये बेसिकली ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो अध्याय है, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी आएगा। आप लोग पुराने लेक्चर हमारे जाके देख सकते हैं। हमारे सारे टीचर दोनों भाषाओं में पढ़ाने में पूरी तरीके से निपुण है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन या विलयन चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या होता है? टू, या कह सकते हैं टू और मोर कंपोनेंट्स, मतलब दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं या दो से ज्यादा। जैसे कहने का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन हम उस मिक्सचर को बोलते हैं, सॉल्यूशन हम उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं जिस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होमोजीनियसली मिले हुए होते हैं। कैसे मिले हुए होते हैं? होमोजीनियसली मिले हुए होते हैं। होमोजीनियसली का क्या मतलब होता है बेटा, कि पूरी तरीके से हर जगह कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आप क्या करिए, 100 ml वाटर ले लीजिए। ठीक, इसमें आप क्या करिए, 10 ग्राम सुक्रोज, यानी कि जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, चीनी। ठीक, आप इसमें क्या करिए, ये 100 ग्राम वाटर आपने ले लिया, आप इसमें 100 ग्राम क्या डाल दिया, आपने सुक्रोज डाल दिया। और 100 ग्राम सुक्रोज डालने के बाद इसको क्या कर दिया आपने, डिसॉल्व कर दिया, पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया। मतलब ऐसे डिसॉल्व किया कि कहीं पे भी कोई भी शुगर का पार्टिकल आपको नहीं दिखना चाहिए। पूरी तरीके से घोल के आपने शरबत बना दिया। अब जब आपने इस शरबत को बना के तैयार किया, तो उसके बाद अगर आप इस शरबत को यहां से टेस्ट करेंगे ऊपर से, तब भी ये क्या लगेगा, मीठा लगेगा। ठीक है, उतना जितना मीठा लगेगा। उसके बाद आप इस शरबत को अगर यहां से निकाल के टेस्ट करेंगे इस वाले एरिया से, तो तब भी वो उतना ही मीठा लगेगा। और अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नीचे की तरफ ज़्यादा मीठा लगेगा, ऊपर की तरफ कम मीठा लगेगा, तो बेटा आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि आप ये गलत सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ ज़्यादा मीठा लगता है, तो इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि वो सॉल्यूशन को आपने ठीक से घोला ही नहीं है। अगर आप उसे ठीक से घोल देंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा भी शुगर नीचे नहीं बैठना चाहिए, उसके बाद आप अगर कहीं से भी टेस्ट करेंगे मेरे बच्चे, तो वो उसका जो मीठापन होगा वो बराबर मीठा होगा। ठीक है, और आपको उसके अंदर किसी भी प्रकार की मिठास में या किसी भी चीज में, कंसंट्रेशन में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे मिक्सचर्स, ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स जिसमें पूरे के पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है कि कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट है, उसका जो रेशियो होता है वो पूरे के पूरे मिक्सचर में क्या होता है, सेम होता है। और ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? सबको मैं क्लियर हूं मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि सॉल्यूशन जो होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। कोई सॉल्यूशन जो होता है वो किस किस पार्ट से मिलके बना होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं बॉडी हमारी,
तो ये किस चीज से मिलके बनी है? हाथ से, पैर से, सर से, नाक से, इन सारी चीजों से मिलके बनी है। हाँ या ना बोलिए साहब। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए मेरे भाई कि सॉल्यूशन किस चीज से मिलके बना होता है, तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना होता है। ठीक, सॉल्यूशन दो चीजों से, दो अलग अलग टाइप की चीजों से मिलके बना होता है। एक होता है मेरे क्या बच्चों, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। और ये मेरे ख्याल से जो जो बच्चे क्लास 12th पास कर चुके हैं उनको सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, इनके अंदर का डिफरेंस पता है। ठीक है, सॉल्यूट को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं विलेय, और सॉल्वेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विलायक। ठीक है, क्या मैं क्लियर हूं आप सबको? तो देखिए, दो टाइप के कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स होते हैं किसी सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और मैं आपको बताता हूं कि कौन सॉल्यूट होता है, कौन सॉल्वेंट होता है। जैसे अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे कि मेरे पास अभी क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और मेरे पास अल्कोहल प्रेजेंट है, मैं तुमसे पूछूंगा बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है और इसमें सॉल्वेंट कौन है, तो तुम कहोगे अरे यार ये कैसी बात कर रहे हैं। हमेशा आप लोगों को तो यही पता है, आप लोग ज्यादातर इसी चीज को विजुलाइज करते हो कि अगर सॉल्वेंट बोला है तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, वाटर होगा, यानी कि सॉल्वेंट हमेशा कौन हो गया, जल होगा। और सॉल्यूट जो उसके अलावा हुआ वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। पर ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, सॉल्वेंट वो होता है जो अमाउंट में ज्यादा होता है, जो अमाउंट में, जिसका अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जिसका अमाउंट मेरे बच्चे कम होता है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं तुमको बोलूं, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम अल्कोहल है और 100 ग्राम वाटर है, तो उसमें से मैं फिर पूछूंगा कि बताओ इनमें से कौन सॉल्यूट है और कौन इसमें से सॉल्वेंट है। तो बिल्कुल भी मेरे भाइयों और बहनों आप घबराइएगा मत कि कौन होगा। देखो अमाउंट में जो ज्यादा है बेटा, जो अमाउंट में ज्यादा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा सॉल्वेंट। तो इसमें 100 ग्राम वाटर सबसे ज्यादा है अमाउंट में, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्वेंट हो जाएगा। उसके अलावा जितने बाकी बच रहे हैं, इन दोनों में जितने बाकी हैं, जैसे तीन कंपोनेंट थे, मैंने बोला ना 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं तब भी सॉल्यूशन बन सकता है, 2 से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं तब भी सॉल्यूशन का निर्माण हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होने चाहिए, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्वेंट एक होगा, अगर उसके अलावा कुछ भी और प्रेजेंट है तो सबके सब क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। तो 4 ग्राम शुगर और 10 ग्राम अल्कोहल जो होगा ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों हो जाएंगे क्या, सॉल्यूट। तो यहां तक मैं आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर कर पाया होगा कि किसको सॉल्यूट कहेंगे और किसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि एक जहर पॉइंट यहां पे मैं लिखवाना चाहूंगा। ठीक है, जहर पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और जहर पॉइंट आज से जब तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं जहर पॉइंट का नाम लूंगा तो समझ जाइएगा ये पॉइंट जो है ये कुछ ज्यादा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जहर मेरा पॉइंट ये है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, एक सेकेंड, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सुनो मैंने क्या लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा,
सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा, यानी कि फिजिकल स्टेट का मतलब कि सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है या सॉल्वेंट गैस है, वही फिजिकल स्टेट किसका होगा, वही सेम फिजिकल स्टेट किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी है। इसी के बेसिस पे हम जज करेंगे कि कोई सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, उस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, वो सॉल्यूशन किस फेज में होगा, वो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, वो सॉल्यूशन लिक्विड होगा या वो सॉल्यूशन क्या होगा, गैस होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम किस चीज पे, किन चीजों पे डिपेंड करेगी मेरे बच्चे, ये डिपेंड करेगी कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, ठीक है, और हमारा जो सॉल्यूट है मेरे बच्चे, ठीक, वो गैस है, मतलब हमारा सॉल्वेंट एक लिक्विड है, हमारा सॉल्यूट जो है वो क्या है, एक गैस है। फिर मेरा तुरंत आपको एक सवाल दागूंगा कि प्लीज मुझे यहां पे बताइए कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था क्या होगी। तो कहोगे गुरुजी विथ नो डाउट अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो ये सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सर लिक्विड ही होगा। कैसा होगा ये सॉल्यूशन, लिक्विड ही होगा। इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमारा क्या खत्म होता है, जहर खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब मैं एक पॉइंट डालता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स solutions are of 9 type. Solutions are of 9 type. देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मैं बताने जा रहा हूं इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से, ध्यानपूर्वक और एकदम से फोकस होके सुनना ये चीज को। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशंस को सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर मैं इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करूं, उनको अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश करूं, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 9 प्रकार का होता है बेटा। और ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक तरफ मैं लिखता हूं मेरे बच्चे सॉल्यूट, एक तरफ मैं लिखता हूं मेरे बच्चे सॉल्वेंट, ठीक, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल। सब हम लोग एनसीईआरटी के वाइज चलेंगे, और अगर किसी को एनसीईआरटी के बाहर पढ़ने का मन है तो आप लोग तैयारी छोड़ दीजिए और टीचर बनना का कोशिश शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर सीयूईटी के एंट्रेंस में कोई एनसीईआरटी से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, जैसे पिछले साल मैं जब पढ़ाता था, तो जब मैं पढ़ाता था मैं बोलता था बच्चों बार बार कि बेटा एनसीईआरटी पे फोकस करना है और कुछ नहीं हमको चाहिए, हमको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो बच्चे जो थे ना बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते थे, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते थे। ठीक है, उनको तो किसी भी चीज़ की मेरी बात ही नहीं माननी होती थी, कि कहते थे हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, उतना ही आता है इसको, ऐसे बोलते थे। लेकिन असलियत में जब पेपर इस साल का आना शुरू किया, तो मैं आपको अगर अपना इंस्टाग्राम के चैट्स खोल के या अपने व्हाट्सएप के चैट्स खोल के दिखा दूंगा, तो आपको यह पता चलेगा कि कितने बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे, सॉरी सर एकदम से आप जो बोले थे पूरा एनसीईआरटी से आएगा। यस सर, जिन बच्चों ने पढ़ रखा तो बोल रहे थे सर एनसीईआरटी से आया था सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, आप बहुत अच्छा से हम लोगों को समझाए। तो वही कह रहा हूं कि जो पिछले साल का ट्रेंड हमने देख लिया है, तो इस साल हमें कोई भी गलती नहीं करनी है माय लॉर्ड, हमें कोई गलती नहीं करनी है, हमें वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है ना सर, चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग एकदम प्यार से। चलो बहुत अच्छा, चलो देखो, अब देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारा सॉल्वेंट जो है, हमारा पहले सॉल्यूट की बात करते हैं, अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो गैस है, ठीक है, हमारा सॉल्यूट जो है वो क्या है, लिक्विड है, और हमारा सॉल्यूट जो है वो क्या है, सॉलिड है। ठीक, यानी कि एक बार गैस सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्यूट, और तीनों केस में हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा है मेरे बच्चे, गैस है।
समझने की कोशिश करना। सॉल्वेंट इन तीनों केसेस में क्या है, ये जो तीनों केसेस हैं उसमें सॉल्वेंट क्या है, गैस। लेकिन इस केस में मान लो ये पहला केस हो गया, पहले केस में सॉल्यूट क्या है, गैस, सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा इस केस में, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसका एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो क्या कहोगे, कहोगे O2N2 सॉल्यूशन। अरे एक बात आपको पता है ना कि जो एयर होता है, एयर में सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है, कहोगे सर ये कैसा सवाल है सर, सबको पता है कि एयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारा नाइट्रोजन। मैं कहूंगा वेरी गुड। और उससे ऑक्सीजन जो होता है उसकी जो मात्रा होती है, उसका जो अमाउंट होता है वो एयर में क्या होता है, कम होता है। तो एयर में नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन ज्यादा तो सॉल्वेंट, ऑक्सीजन कम तो सॉल्यूट। तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सॉल्यूशन बनाओगे तो इसमें सॉल्यूट भी क्या है, गैस है, इसमें सॉल्वेंट भी क्या है, गैस है, और ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो भी कैसा है, गैसियस। तो वही मैंने आपको पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल यहां पे बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। जब किसी लिक्विड सॉल्यूट को गैस सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है तब क्या होता है। बेटा अब देखो मैंने ये बात बताई है कि जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा, जो सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था होगी, वही भौतिक अवस्था किसकी होगी मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन की होगी। तो यहां पे सॉल्यूट लिक्विड है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क किससे पड़ना चाहिए बेटा, हमें फर्क पड़ना चाहिए सॉल्वेंट से। और यहां पे सॉल्वेंट कैसा है, गैसियस है। तो बताओ जब लिक्विड को गैस में मिलाया जाता है और सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर सॉल्वेंट गैस है तो फिजिकल स्टेट भी सॉल्यूशन का कैसा होगा, गैसियस होगा। इसका एग्जांपल है मेरे बच्चे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। जब क्लोरोफॉर्म जो कि एक लिक्विड है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे सुंघा के बेहोश किया जाता है, तो जब क्लोरोफॉर्म को जब आप नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे जो सॉल्यूशन बनता है वो गैसियस सॉल्यूशन बनता है। और उसका एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन उसका एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। जब किसी सॉलिड को या किसी ठोस पदार्थ को एज अ सॉल्यूट गैस के अंदर हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्वेंट हमारा इस केस में क्या है मेरे बच्चे, एक गैस है। ठीक है, तो अब जैसा कि तुमको मालूम है अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो इन दोनों से जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस बनेगा। और इसका एग्जांपल है मेरे बच्चे कैम्फर इन N2, कैम्फर इन N2 गैस। अच्छा कहोगे सर कैम्फर क्या होता है, अरे आप सब लोग जानते हो, कपूर जानते हो ना, जिससे हमारे घरों में हर धर्म में लगभग यूज होता है कपूर। ठीक है, पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है कपूर को। तो वो कपूर को जब नाइट्रोजन गैस में डालते हैं तो नाइट्रोजन गैस यह एक क्या है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, और हमारा कैम्फर जो कि एक सॉलिड है, जो कि एक ठोस है, वो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। और जो सॉल्यूशन बनके तैयार होता है बेटा वो कैसा सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। ठीक है साहब, चले आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए मजा आ रहा है आप लोगों को, बता दीजिए, बोलिए, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब चौथे टाइप का, इधर देखो सॉल्यूट है, इधर सॉल्यूट डालता हूं, इधर सॉल्वेंट डालता हूं, और इधर मैं क्या डालता हूं साहब, एग्जाम्पल डालता हूं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और इधर एग्जाम्पल। अच्छा अगर मैं कहूं कि अब तीनों केसों में मेरा जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। ठीक, सॉल्वेंट तीनों केस में कैसा होगा, लिक्विड। अब देखो पहले केस में जब सॉल्यूट हमारा, चौथा केस जो है,
सॉल्यूट जो हमारा गैस है और हमारा सॉल्वेंट जो है वो क्या है, लिक्विड है। मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है वो लिक्विड है, वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है और गैस है। तो बेटा जब गैस को जब लिक्विड में आप मिलाएंगे तो वो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, क्या गैसियस होगा या लिक्विड होगा? तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर ये लिक्विड सॉल्यूशन होगा। मैं पूछूंगा क्यों, कहोगे कि सर आपने जहर लिखवाया है, आपने जहर में बताया है, पॉइजन में बताया है कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होता है वही फिजिकल स्टेट किसका होता है गुरुजी? वही फिजिकल स्टेट होता है हमारे सॉल्यूशन का। ठीक है, इसका एग्जांपल है बेटा, इसका एग्जांपल आप लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर या ऑक्सीजन इन वाटर। कहोगे सर ऑक्सीजन और वाटर का सॉल्यूशन भी बनता है क्या? मैं कहा अरे मेरे भाई, अगर ऑक्सीजन और वाटर का सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो मछलियां सांस पानी के अंदर कैसे लेंगी? क्योंकि बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं जो तैरते तैरते सांस लेने के लिए सतह पे आ जाती हैं। जैसे ये वेल, वो मछली नहीं हो तो मैमल है, स्तनधारी है। वेल वगैरह जो होती हैं सांस लेने के लिए, सील वगैरह सांस लेने के लिए सरफेस पे आती हैं, सांस ले लेती हैं सतह पे आके, फिर अंदर जाती हैं, छोड़ देती हैं, फिर आती हैं। लेकिन कुछ मछलियां तो ऐसी होती है ना बेटा जो परमानेंट 24 घंटे 24/7 वो पानी के अंदर ही विचरण करती हैं, वॉक करती हैं, स्विम करती हैं। तो वो कैसे सांस ले पाएंगी? क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ दें अगर, तो ज्यादातर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो जीवित चीजें हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो भाई मछलियां भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी नहीं सरवाइव कर पाएंगी। तो उनको चाहिए होता है ना, वो कहां से मिलता है ऑक्सीजन? जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर घुला हुआ होता है, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर का एग्जांपल तो जानते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हो, उसको खोलते हो तो बोलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है जिसको वाटर के अंदर क्या किया गया था, डिसॉल्व किया गया होता है। ठीक है ना? चलिए अगला फिफ्थ टाइप ऑफ जो हमारा सॉल्यूशन का एग्जांपल है बेटा, जब हम एक लिक्विड को ही एक लिक्विड में मिलाते हैं। अच्छा यहां तो टेंशन की कोई बात नहीं, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो सॉल्यूशन में तो यहां तो कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। वैसे होना ही नहीं चाहिए कंफ्यूजन, क्योंकि जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है। तो लिक्विड और लिक्विड का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन भी का फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। और इसका एग्जांपल होता है मेरे बच्चे अल्कोहल इन वाटर, या अल्कोहल इन वाटर बोलो या वाटर इन अल्कोहल बोलो। अरे भाई जिसका अमाउंट ज्यादा ले लोगे वो हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। तो अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा लिए हो, अल्कोहल का कम लिए हो, तो वाटर सॉल्वेंट, अल्कोहल सॉल्यूट। और अगर अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा लिए हो, वाटर का अमाउंट कम लिए हो, तो हमारा अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया, वाटर सॉल्यूट हो गया। जाहिर सी बात है। चलो छठा है सॉलिड, यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट, हमारे यहां पे जो सॉल्यूट है मेरे बच्चे वो कैसा है, वह एक सॉलिड है, वह एक ठोस है। ठीक, और हमारा सॉल्वेंट कैसा है मेरे बच्चे, लिक्विड है। तो जब एक सॉलिड सॉल्यूट को एक लिक्विड में मिलाया जाता है तो उसका सॉल्यूशन कैसा बनता है, उसका सॉल्यूशन लिक्विड ही बनता है। अरे भाई जब पानी में नमक को या शुगर को घोलते हो और एक शरबत तैयार करते हो, तो शरबत क्या करते हो, पीते हो कि खाते हो? पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है। तो सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, लिक्विड। इसका एग्जांपल बता दो मेरे बच्चे, शुगर इन वाटर। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, शुगर इन वाटर इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को अभी तक मेरी बात जितनी बोली है, मैंने बोला है वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और आप लोग धीरे धीरे करके ऐसे ही आज का लेक्चर देखिए, एंजॉय करिए। उसके बाद हम लोग इसके आगे के लेक्चर में तो फिर से मिलेंगे ही। चलिए अब बात करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, 6 हो गए, 7वें टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो पहले फिर मैं एक बार बना लेता हूं इसको, इधर लिख देता हूं सॉल्यूट, इधर लिख देता हूं सॉल्वेंट, और इधर लिख देता हूं एग्जाम्पल। हमेशा की तरह वही जो ट्रेंड अभी हम कुछ देर से देख रहे हैं। चलो
अब यहां पे तीनों केस में हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? सॉलिड होगा। सॉलिड 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 सॉलिड। ठीक, चलो अब देखते हैं 7वें नंबर पे। सॉल्वेंट तो तीनों केस में अब क्या होगा? सॉलिड होगा। सबसे पहला देखते हैं बेटा, जब गैस को मिलाया जाता है, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट जो है तुम्हारा वो क्या है? एक गैस है, और जो तुम्हारा सॉल्वेंट है वो क्या है? एक सॉलिड है। तो सॉल्यूशन भी जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। मतलब सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या होगी? एक ठोस पदार्थ की तरह होगी। इसका एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं बेटा, H2 पैलेडियम, H2 PD। देखो अब ये एग्जांपल, जैसे कुछ लोग मुझसे पढ़े होंगे वो मालूम है, उनको मालूम होगा कि हम लोग जब रिडक्शन रिएक्शन एक पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे बार बार हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं क्या? H2PD या H2PT इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि PD या पैलेडियम अपने ऊपर जो होल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन को फंसा लेता है, और वहां पे हाइड्रोजन कम अमाउंट में होता है तो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है, और पैलेडियम या प्लेटिनम ज्यादा अमाउंट में होता है तो एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, और उससे क्या बन जाता है मेरे बच्चे? सॉल्यूशन बन जाता है। और उस सॉल्यूशन को हम जब देखेंगे तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। चलिए 8वां देखते हैं बेटा, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, इस बार हम क्या मिलाने जा रहे हैं सॉलिड के अंदर मेरे बच्चे? इस बार हम सॉलिड के अंदर एक लिक्विड को मिलाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात तो तुम लोग मुझे यह बता दो कि यहां पे जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉल्यूशन का क्या होगा? तो कहोगे सर फिर वही बात आप कितनी बार पूछेंगे, जब सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूट कैसा भी हो हमें क्या फर्क पड़ता? सॉल्यूशन इस केस में भी कैसा बनेगा? इस केस में भी सॉल्यूशन जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा। तो इसका एग्जांपल होता है बेटा जिंक Hg एमेलगम, जिंक Hg एमेलगम। क्या इसका एग्जांपल होता है? जिंक Hg एमेलगम। और जिंक Hg एमेलगम क्या होता है मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दे रहा हूं, या एक टाइप का एलॉय समझ सकते हो, ठीक है। जब दो अलग अलग धातुओं का आपस में होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एलॉय के नाम से भी जानते हैं या सह धातु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो Hg जो होता है हमारा, Hg इकलौता लिक्विड मेटल है, जानते हो मरकरी, मरकरी एक लिक्विड मेटल है, एक द्रव्य होता है, ठीक है। और जिंक जो होता है मेरे भाई वो कैसा होता है? सॉलिड मेटल होता है, सॉलिड होता है। अब जिंक के अमाउंट को हम ज्यादा ले लेते हैं तो वो सॉल्वेंट बन जाता है, Hg के अमाउंट को हम कम ले लेते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और वो सॉल्यूट बन जाता है। फिर दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा था और वो सॉलिड था तो सॉल्यूशन भी कैसा रहता है? सॉलिड रहता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि ये जिंक अमेलगम इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो इसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है मेरे बच्चे? सॉलिड फिजिकल स्टेट होता है, ये सॉलिड होता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 9वां और हमारा आखिरी, ठीक, 9th और हमारा आखिरी सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन जो हमारा बेटा है वहां पे सॉल्यूट भी क्या होगा? सॉलिड होगा, वहां पे सॉल्वेंट भी होगा सॉलिड। तो जो सॉल्यूशन भी बनेगा वो कैसा बनेगा? सॉलिड ही बनेगा। और इसका एग्जांपल क्या है बच्चे? सारे एलॉयज, जैसे कि कॉपर और टिन मिलके बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से कॉपर, और बेटा आप लोगों ने देखा होगा ब्रास का नाम सुना होगा, आप लोगों ने ब्रॉन्ज का नाम सुना होगा, इसमें अलग अलग मेटल आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉपर और गोल्ड को आपस में मिला दिया जाता है बेटा, तो जब दो मेटल्स को आपस में मिलाया जाता है, अब उनमें से जो ज्यादा अमाउंट में होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो यहां पे टोटल हमने कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर लिया है? टोटल यहां पे हमने 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर लिया है मेरे बच्चों। लेकिन एक आपको बहुत खुशखबरी बता देता हूं, एक बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, जिस चैप्टर को हम सिर्फ किसके नाम से जानते हैं? सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं।
पर एक्चुअली में ये सॉल्यूशन इस चैप्टर का, इस अध्याय का असली नाम जो है वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है मेरे बच्चे। इस अध्याय का असली नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। इस अध्याय का असली नाम क्या है मेरे बच्चे? लिक्विड सॉल्यूशन इस चैप्टर का असली नाम है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर तुम जितने सॉल्यूशंस पढ़ोगे, जितने भी सॉल्यूशंस पढ़ोगे, सारे सॉल्यूशंस लिक्विड्स होंगे। सॉल्यूशन लिक्विड होगा, ध्यान देना, सॉल्यूशन लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो इससे एक बात कंफर्म हो गई कि इन सारे के सारे जो सॉल्यूशन होंगे उसमें सॉल्वेंट कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों? लिक्विड होगा। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में कोई भी सॉलिड सॉल्वेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में कोई भी गैस सॉल्वेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है। वो कैसा है? वो लिक्विड है। हाँ, लेकिन ये चैप्टर जो मिलेगा आपको वो 3 भागों में डिवाइडेड मिलेगा। सबसे पहले जब एक लिक्विड के अंदर आप गैस को मिलाएंगे, हमें सबसे पहले पार्ट में यही पढ़ना है। पहले पार्ट में हमें किस सॉल्यूशन को पढ़ना है कि जब गैस एक सॉल्यूट की तरह होगा और एक लिक्विड जो होगा वो एक सॉल्वेंट की तरह होगा। तो इससे हम पढ़ेंगे सबसे पहला हमारा पार्ट। हमारा जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे कि जब एक लिक्विड को या कहें एक वोलेटाइल लिक्विड को एज अ सॉल्यूट एक दूसरे लिक्विड में मिलाया जाता है, उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के सबसे अंत में, सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे कि जब एक सॉलिड सॉल्यूट को एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है जिसके बारे में आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा कि तीनों टाइप के जो सॉल्यूशन हैं, पहला सॉल्यूशन जो पढ़ना है, दूसरा सॉल्यूशन जो पढ़ना है, तीसरा सॉल्यूशन जो पढ़ना है, ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड। तो ये जो तीनों टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएंगे। और क्यों ये लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएंगे? क्योंकि इन तीनों में जो सॉल्वेंट है हमारा वो कैसा है? लिक्विड है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? बहुत खूबसूरत, मजा आ गया, एकदम से मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब देखो, ध्यान से सुनो, बहुत ही आराम से सुनना। जैसे देखो, अब ये तो हमको पता है कि इस चैप्टर में हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक, ये तो हमको पता है। और सॉल्यूट 3 हो सकते हैं। ठीक, सॉल्यूट 3 हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले केस में जब हमारा जो सॉल्यूट होगा वो एक गैस होगा। ठीक, ये हमारा पहला पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो तुम्हें एक बात बहुत ध्यान से सुनना है, जब सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट गैस है, इसी पार्ट में हम इस चैप्टर का सबसे पहला नियम पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हेनरी लॉ क्या है, कब आएगा, सर राउल्ट्स लॉ कब आएगा, सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब आएंगी। तो आज मैं इस चीज को आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इसको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। तो याद रखिएगा मेरे शेरों, याद रखिएगा मेरे बच्चों कि जब इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्वेंट में गैस को मिलाया जाएगा, गैस सॉल्यूट को मिलाया जाएगा, तो वहां पे हम लोग किस लॉ को पढ़ेंगे? हेनरी लॉ को पढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछे कि हेनरी लॉ किस चीज के बारे में बताता है, तो हेनरी लॉ जो है वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बताता है।
ठीक है, किस सॉल्यूशन के बारे में? जब एक गैस को एक कहां मिलाया जाता है मेरे बच्चे? लिक्विड के अंदर मिलाया जाता है, तो उसके बारे में बताता है। चलो दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है जब हमारा जो सॉल्वेंट है, हमारा जो विलायक है, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट एक लिक्विड है। कैसा है? हमारा सॉल्वेंट एक लिक्विड है, लेकिन सॉल्यूट इस केस में हमारा क्या होगा? वो भी हमारा लिक्विड होगा। सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट गैस, तब क्या पढ़ोगे? हेनरी लॉ। सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड, और यहां पे मैं अपने प्यारे बच्चों को पढ़ाऊंगा राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ? राउल्ट्स लॉ। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि राउल्ट्स लॉ का नियम जो है ये किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए है, तो बोलना जब एक लिक्विड सॉल्यूट को एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जाता है तब जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन में जो नियम लगता है उसको नियम को क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो आपको हेनरी का नियम कल क्लियर हो गया, आपको राउल्ट्स का नियम क्लियर हो गया। अब बचा हमारा प्यारा आखिरी वाला पार्ट। तो चलिए उस आखिरी पार्ट की हम खटिया खड़ी करते हैं। और आखिरी पार्ट में आप लोगों को एक बात याद रखना है कि सॉल्वेंट हमारा कैसा है? लिक्विड है, और हमारा सॉल्यूट कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे वो सॉलिड है। ठीक है, सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट लिक्विड, तो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और इस केस में जब एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाता है तो यहां पे जिस लॉ को कहें या जिस कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं वो कंसेप्ट हमारा क्या है मेरे बच्चे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हो गया, माहौल सेट है, स्टेज सेट कर दिया शशांक सर ने। यही तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है और इन्हीं तीनों चीजों पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। लेकिन बच्चे हाँ 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 करते रहते हैं, कंफ्यूज घूमते हैं, लेकिन अब कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, क्योंकि हमें ना तो रिवॉल्यूशन करना है, ना तो हमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करना है, ना आसमान में छेद करना है। हमें बस एक काम करना है कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। तो बेटा याद रखना, जब किसी लिक्विड में, क्या याद रखोगे? जब किसी लिक्विड के अंदर, ठीक है, अब जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एक गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो वहां पे हम किस लॉ को पढ़ते हैं? हेनरी लॉ को पढ़ते हैं। जब एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एक लिक्विड सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो वहां पे हम राउल्ट्स लॉ को पढ़ते हैं। और जब एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एक सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो वहां पे हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। और इतना ही ये पूरा चैप्टर है मेरे बच्चों। इसी को हमें एकदम से मजे से पढ़ लेना है और इंजॉय करना है अपने इस सफर को। पहले इस एक साल के सफर को तुम इंजॉय करना बेटा। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जितने बच्चे मुझसे पढ़ेंगे, जितने भी बच्चे, वो कोई ये नहीं लिखेगा अपने सोशल मीडिया में कि ड्रीम डॉक्टर, ड्रीम बीएचयू, ड्रीम जेएनयू, ड्रीम डीयू, ड्रीम एमबीबीएस। ये सारी चीजें आप लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटा जब आप अंत देख लेते हो ना, जैसे एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आप लें यहां से, जैसे आप किसी एरिया में हैं, आप अभी मान लीजिए पटना में हैं और आपको दार्जिलिंग जाना है, ठीक है, आप बस एक चीज सोच रहे हैं कि कब दार्जिलिंग पहुंचूं, कब दार्जिलिंग में पहुंचूं, और
वहीं पे जाके जो मैं इंजॉय करूंगा वो करूंगा। आप पटना में हैं, आपको कहाँ जाना है मेरे बच्चे? आपको दार्जिलिंग जाना है। और आप पटना से दार्जिलिंग जाने के रास्ते से जब आप सफर शुरू किए तो आप एक चीज बस सोच रहे हैं कि कब मैं दार्जिलिंग पहुंचूंगा, मुझे दार्जिलिंग में ही सुकून मिलेगा। तो बेटा आपको एक चीज आप बहुत मिस करेंगे। जब आप यहां से पटना से चलेंगे तो कुछ दूर बाद किशनगंज आएगा, और किशनगंज में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चाय के बागान मिलते हैं। लेकिन आपका तो दिमाग है कि कब दार्जिलिंग पहुंचूंगा, कब दार्जिलिंग पहुंचूंगा, तो आप वो खूबसूरत चाय के बागानों को मिस कर देंगे। उसके बाद जब आप वहां से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पहुंचेंगे, जो कि हमारे इंडिया का और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का एक छोटा सा एरिया है, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे आप टैक्सी या बस के द्वारा जब आप दार्जिलिंग के लिए बढ़ेंगे तो रास्ते में कुर्सियोंग नाम की बहुत खूबसूरत जगह पड़ती है, कलिम्पोंग नाम की बहुत खूबसूरत जगह पड़ती है, घूम नाम की बहुत खूबसूरत जगह पड़ती है। लेकिन चूंकि आपके दिमाग में वो एंड बसा हुआ है कि हमको वही वही वही, तो आप इन सब चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो बेटा, और जो अपने सफर को एंजॉय नहीं करता है ना, उसको एंड पे पहुंचने की चांसेस भी बहुत कम होती हैं। ठीक है, हो सकता है आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाएं बिना रास्ते में एंजॉय किए। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, जो आपका ये सफर है, आपको सेलेक्ट होने का ये जो आपकी जर्नी है, आप इस जर्नी को एंजॉय करिए, आप इसके हर दिन को एंजॉय करिए। जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको एंजॉय करते हुए पढ़िए, बोझ की तरह नहीं। उसको समझिए कि आप कंसेप्ट को समझ के आपके रोए खड़े हो जाने चाहिए, आपके मतलब आपके अंदर गूज बम्स आ जाने चाहिए। इस तरीके से आप पढ़िए अगर आप कोई कंसेप्ट सीखते हैं तो मेरे बच्चों, अगर आप उसको डेली एक दिन नहीं कि आज एंजॉय किया, कल एंजॉय किया, परसों एंजॉय किया, उसके बाद से एंजॉय करना बंद। अगर आप उसको डेली एंजॉय करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जरूर, आप जो भी पाना चाहते हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना, एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप बीएचयू जाना चाहते हैं, जेएनयू जाना चाहते हैं, डीयू जाना चाहते हैं, वो आपका सफर जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो आज के इस डेमो लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अब आपको मैं मिलूंगा कोर्सेस में बच्चों, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई करिए, जितना पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए। फिर जरूर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं आपको लेक्चर्स में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।